हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये जो वीडियो है ये 15 नंबर क्लास है आधुनिक भारत की। तो ये यूपीएससी की क्लास है। तो दोस्तों, ये आधुनिक भारत में आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। तो ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला सिविल सेवा पढ़ना है, दूसरा पुलिस सेवा पढ़ना है, और तीसरा न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक सेवा पढ़ना है। तो कैसे कैसे अंग्रेजों ने ईजाद की, कैसे कैसे अपने फायदे के लिए यूज किया इसको, अब हम पढ़ते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है ना। तो पृष्ठभूमि में प्रशासनिक संरचना को स्थापित करने के कारण, तो प्रशासनिक जो ब्रिटिश नीति की प्रशासनिक नीति है इसको स्थापित करने के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना और भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, ये पहला कारण था। दूसरा, भारतीय राजस्व को आसानी से प्राप्त करना, इनका प्रशासनिक नीति बनाने का उद्देश्य था। तीसरा, भारत पर नियंत्रण बनाने के लिए शक्ति का सहारा लिया गया और इसी क्रम में इस प्रशासनिक संरचनाओं को निर्मित किया गया। चौथा, अपनी शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी इन प्रशासनिक संरचनाओं को निर्मित करने की आवश्यकता पड़ी। ये थे इनके कारण विकसित करने के, ये पृष्ठभूमि थी। अब जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में प्रशासनिक संरचनाओं को निर्मित करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। 150 वर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन पे भी हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे सिविल सेवा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, ये भी हम जानेंगे। तो सिविल सेवा का गठन दैत्य शासन की जो बंगाल में दैत्य शासन था वो उसको समाप्त करने के बाद हुई थी। पहला, दैत्य शासन की समाप्ति के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से सत्ता कंपनी के हाथों में आ गई। अब सत्ता कंपनी संभालेगी, कोई नवाब नहीं रहा। दूसरा, कंपनी के व्यापारी ही कर्मचारी के रूप में प्रशासन की देखरेख करने लगेंगे। यह वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है कि प्रशासन का जो कार्यभार है वो व्यापारी ही संभालने लगे। और तीसरा पॉइंट है, कॉर्नवालिस ने अच्छे से प्रशासन को चलाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों में से ही प्रशासनिक वर्ग का गठन किया। जो कंपनी के कर्मचारी लोग थे उन्हीं में से प्रशासनिक वर्ग का गठन किया कॉर्नवालिस ने। इन्हें निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जो प्रशासनिक वर्ग बनाया था उसको निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है, अधिकारियों का वेतन सुनिश्चित किया गया। क्या वेतन था? 1500 रुपए का वेतन दिया गया, और राजस्व प्राप्ति जो जितनी भी जिले डिस्ट्रिक्ट में होगी उसका 1% कमीशन दिया गया। जितनी वसूली होगी उसका 1%। यहीं से सिविल सेवक में घूसखोरी चालू हो गई थी, कॉर्नवालिस के समय से ही। क्वेश्चन आता है कि कॉर्नवालिस ने प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो पहला उपाय किया निश्चित वेतन 1500 रुपए, कमीशन, राजस्व का 1% कमीशन भी दिया। तीसरा, अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहार, और चौथा, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई उपहार दे वो लेना नहीं है। पांचवा, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, जो आज प्रमोशन होता है, ठीक है। अब वेलेजली का सिविल सेवा में क्या योगदान था? वेलेजली का सिविल सेवकों के लिए कलकत्ता में प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? प्रशिक्षण कॉलेज था। जैसे आज कौन सा है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, जो लवासना बोली जाती है। ऐसी सिविल सेवा ट्रेनिंग के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। दूसरा, आगे चलकर सिविल सेवकों के लिए लंदन में हेलेवरी कॉलेज की स्थापना की गई। हेलेवरी कॉलेज वहीं से ट्रेंड करके लाए जाते थे, तो भारत में ये बंद कर दिया। और कहाँ? लंदन में 1809 में इसकी स्थापना की गई थी, हेलेवरी कॉलेज की, ठीक है। अब विलियम बेटिंग आया गवर्नर जनरल, इसने क्या किया? 1833 के अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सेवकों के लिए योग्यता के आधार की बात की गई। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, यही पहला भारत का गवर्नर जनरल था। वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। पहला भारत गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। और 1853 के एक्ट में पहली बार सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई, 1853 में। ये सब पॉइंट ध्यान रखने हैं। पांचवा पॉइंट है, डलहौजी के शासनकाल में पहली बार 1855 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की गई। पहली प्रतियोगी परीक्षा 1855 में डलहौजी के समय, जिसमें से पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
तो लॉर्ड लिटन के समय, छठा पॉइंट है, लॉर्ड लिटन के समय 1877 में सिविल सेवक की उम्र सीमा अधिनियम लाया गया, 1877-78 में लाया गया था। यह एक्ट यानी यह अधिनियम भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय। इसके तहत ही सिविल सेवा में उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना। ये 8वां पॉइंट है, 1917 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए एक सिविल सेवा आयोग गठित किया गया, गठित करने की बात की गई। इसी के आधार पर 8वां पॉइंट है, इसी के आधार पर ये गठन के आधार, लोक सेवा आयोग के गठन के आधार पर 1922 में भारत और लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की जाने लगी। अब 2 जगह आयोजित हुई, भारत और लंदन में। अब इसे क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत सिविल सेवा गठन की चर्चा की। अब विस्तार से चर्चा कर देना इसकी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे पुलिस सेवा। तो पुलिस सेवा में कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। जो कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है और भारत में पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। ठीक है ना। इसने, दूसरा पॉइंट है, इसने जिले में एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की और जिले को अनेक पुलिस चौकियों में बांट दिया। इसी ने, कॉर्नवालिस ने बांट दिया गया और उन चौकियों में से एक एक दरोगा की नियुक्ति की गई, कप्तान। ठीक है ना। और तीसरा, 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम लागू किया गया। 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम लाया गया। ठीक, इसी एक्ट के तहत प्रांत यानी राज्य को सूबा भी कहते हैं, प्रांत को, में पुलिस महानिदेशक को पुलिस विभाग का प्रमुख बनाया गया, डीजीपी, पूरे राज्य का पुलिस महानिदेशक। अब चलेंगे हम न्यायिक व्यवस्था। तो 2 हो गई, पहली हमारी क्या थी, सिविल सेवा, दूसरा पुलिस सेवा और तीसरा न्यायिक सेवा। अब न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या हमें पढ़ना है, एक तो उद्देश्य पढ़ने, एक विकास पढ़ना है इसका, और एक इसकी विशेषताएं पढ़नी। तो न्यायिक व्यवस्था में क्या था, पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई, कोलकाता में। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे पर इनसे छोटे थे एलिजा एम्पे से। वो कौन कौन से थे, एक थे चैम्बर्स, एक है लिमस्टर, एक है हाइड। इसका उद्देश्य क्या था, ये बारेड हैगस्टन के समय में आया था। भारत में भू संपत्ति एवं राजस्व प्राप्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक व्यवस्था की गई। इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में की जाती है। इसके समय ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी क्या है, राजस्व से संबंधित सुनवाई। फौजदारी लड़ाई झगड़ा से संबंधित, ये फौजदारी है। और न्याय का कार्य जिला प्रमुख यानी जिलाधिकारी को दे दिया गया। दोनों कार्य दे दिए गए, दीवानी और फौजदारी। ठीक है ना। जिला अदालत में हिंदू मुस्लिम कानून के तहत सुनवाई होती थी। ठीक है ना। और वारेन हेस्टिंग्स समय क्या हुआ, इसने, इनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट था। कौन, जिला न्यायाधीश, जो जिला न्यायालय थी, जिला अदालतें थी, उनसे ऊपर था सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित था उस समय, कलकत्ता तक ही सीमित था क्योंकि शुरू में आया था। कॉर्नवालिस के समय शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। कॉर्नवालिस के समय जो न्यायिक शक्ति थी उसका बंटवारा कर दिया गया। क्या हुआ, जो राजस्व प्रशासन था और न्यायिक प्रशासन में, इसमें जिलाधिकारी ही देखता था, लेकिन अब राजस्व प्रशासन को ही जिलाधिकारी देखेगा, न्यायिक प्रशासन को कोई और देखेगा। ठीक है ना, जज वगैरह देखेंगे। और दूसरा इसका काम था कॉर्नवालिस के समय, इसने न्यायिक व्यवस्था को पश्चिमी अवधारणा लागू कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना के आधार पर होगा, अस्त्र शस्त्र के आधार पर नहीं होगा। कैसे भावना, कि उस समय जिस समय हत्या की गई उस समय तुम्हारी भावना, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, ये देखा जाएगा, हथियार वगैरह नहीं देखा जाएगा ये। और दूसरा, मृतक के अभिभावकों की इच्छा पर क्षमा का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी पहले होता था कि जो मर जाता था जो व्यक्ति, तो उसके माता पिता उसकी सुनवाई करते थे, लेकिन अब माता पिता की सुनवाई को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ कोर्ट तक ही पूरा मामला सीमित कर दिया गया। अब विलियम बेटिंग के समय क्या हुआ, अब पहला अपराधियों को कोड़ा मारने की प्रथा समाप्त कर दी गई विलियम बेटिंग के समय। और इलाहाबाद में 2 अदालतें बनाई गई, पहला सदन दीवानी और दूसरा सदर निजामत फौजदारी, जिसे कहते हैं सदर दीवानी, सदर निजामत फौजदारी। तीसरा, 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन से उच्च न्यायालय बने, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, ये 3 उच्च न्यायालय बने। ठीक है ना। और 1935 के
अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई 1935 में, ठीक है ना। और यही संघीय न्यायालय 1947 के बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानी जाती है, स्थापित है जो दिल्ली में, ठीक है। यही पहले क्या थी, संघीय न्यायालय। न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहली होती है कानून का शासन स्थापित होना और कानून के समक्ष समानता। तो कानून का शासन स्थापित मतलब विधि का शासन, अब निरंकुश व्यवस्था समाप्त, विधि का शासन होगा। और प्रजा के अधिकारों की व्याख्या की जाएगी, ये जो निर्णय दिया ये सही है या गलत है, ठीक है। और कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सभी मनुष्य समान होंगे, रंग जाति नस्ल वेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, रंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब इसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश काल के तहत न्यायिक व्यवस्था के विकास क्रम को बताते हुए न्यायिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अब कर लोगे। तो ये था हमारा 50 नंबर क्लास, जो कि आज पूरी तरह समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास नंबर 16, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में।